ठाट राग पद्धति के अंतर्गत विभिन्न ठाटों के अंतर्गत आने वाले रागों के विषय में हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देने का प्रयास कर रहे थे। एक प्रश्न जो है वो अक्सर विद्यार्थियों को ये आता है उनके मन में कि ठाट तो समझ में आया, राग भी समझ में आया, तो ठाट और राग यानी आश्रित राग विशेषकर इनमें क्या संबंध है? क्योंकि अक्सर विद्यार्थी जो हैं वो जब किसी राग को सीख रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि ये अमुक ठाट से है। जैसे कि काफ़ी ठाट का राग है, तो काफ़ी ठाट भी है और काफ़ी राग भी है। तो ये जो एक संज्ञा आती है आश्रित राग, ये आश्रित राग क्या है, किस चीज़ का आश्रय है? हालांकि मैं अपने इससे पूर्व के व्याख्यानों में संक्षिप्त रूप में आश्रित रागों के विषय में आपको बता चुकी हूँ। आज इसी को हम थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे, क्योंकि जब जिज्ञासाएं आती हैं तो उनको वहीं पर जिज्ञासाओं की जो है पूर्ति होनी चाहिए। और संगीत में क्या, किसी भी विषय में जब कहते हैं बेसिक्स जो है वो क्लियर हों तो आगे जो है आगे का सफ़र जो है वो बहुत सुगम हो जाता है। और ये समझते हुए कि आश्रित राग क्या है, उनका ठाट से या अन्य रागों से क्या संबंध है, इस संबंध को हम विस्तार से आज आपको बताते हैं। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि आजकल यानी अब के समय में, आधुनिक समय में जो परंपरा चल रही है ठाट पद्धति की, इस परंपरा में दशविध ठाट वर्गीकरण जो है ये जो है बहुत पॉपुलर है। यानी 10 विध ठाट वर्गीकरण, 10 विध यानी विधि से ठाट वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ठाट। तो 10 तरीके से ठाटों का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण हुआ है। ये 10 ठाट कौन से हैं? तो इन 10 ठाटों को आप जानते हैं, पहले भी बताया गया है। इसी श्रृंखला में जो है ठाटों की व्याख्या की जा रही है। उन पर जो राग हैं, उनके अंतर्गत जो राग आते हैं, उनको आपको विस्तार से बताने का प्रयास किया जा रहा है। अब जब ये बात आती है कि दशविध ठाट वर्ग, ये 10 ठाट जो हैं, इनका यदि हम नाम लेते हैं तो स्वाभाविक है हम बिलावल से शुरू करते हैं। बिलावल है, खमाज है, काफ़ी है, आसावरी है, कल्याण है, मारवा, पूर्वी, तोड़ी, भैरवी। तो इस प्रकार से हम ठाटों के नाम तो लेते हैं, लेकिन ऐसा लगता है विद्यार्थियों को, स्पेशली जब वो सीख रहे होते हैं, नए होते हैं, उनको ये लगता है कि ये ठाट के जो नाम है ये तो रागों के नाम हैं, तो इनको ठाटों में क्यों डाला गया है, या इसी नाम से राग क्यों है, क्यों नहीं कोई अन्य नाम दिया गया उन रागों को। तो ये है तो बहुत अच्छा एक प्रश्न कि क्यों उन रागों को दूसरा नाम नहीं दिया गया है। इसके विषय में हम आपको बताएं कि जब शुरुआत से लेते हैं, पहले बहुत से राग थे। मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बताऊं, बहुत से राग हैं, अनगिनत राग हैं, आज भी हैं। बहुत से नए रागों का निर्माण किया जा रहा है और निर्माण होता रहा है। बहुत से राग हैं जो कि लोक संगीत से प्रभावित होकर बने हैं। तो क्यों बने, कैसे बने, किस प्रकार से बने, किसने बनाया, ये तो एक ऐतिहासिक यात्रा हम करेंगे और हमारा इस समय आज का ये विषय नहीं है। लेकिन इन रागों को जो है, इन असंख्य रागों को याद करना या इनके स्वरूपों को याद करना जो है वो एक साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है ना। हम यदि मैं भी कहूँ कि मुझे इतने राग आते हैं या मैं इतने रागों के बारे में मैंने सुना है या मैं उनका अभ्यास करती हूँ, तो वो भी एक लिमिट से होंगे। हर मनुष्य, हर कलाकार, हर गायक, हर वादक, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। लेकिन अनगिनत जो राग हैं, उन रागों के स्वरूप को कैसे याद किया जाए, उन रागों को कैसे याद किया जाए। और एक साधारण सी बात है, हम यदि किसी एक राग को बहुत लंबे समय तक नहीं गाते, उसके बाद जब हम उस राग को किसी दिन रियाज करने के लिए या सिखाने के लिए किसी भी कारणवश हम जब उस राग को पुनः लेते हैं, तो हमें उस राग के स्वरूप को फिर से स्मरण करना पड़ता है, या उस राग के स्वरूप को फिर से हमें देखना पड़ता है, और उसका अभ्यास हमें कुछ समय तक लगातार करना पड़ता है। उस राग में जो स्वर संगतियाँ होती हैं, उस राग में जो विशिष्टताएं होती हैं, किस स्वर का कैसे प्रयोग, कितना प्रयोग और
किस अनुपात में प्रयोग, किस स्वर की संगति के साथ प्रयोग, किस स्वर के कण के साथ प्रयोग, किस तरह से मीन में उसका प्रयोग या लाग से कैसे जाना, ये सब जो चीज़ें, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, ये तभी तो हो पाएंगी जब उस राग को बार बार हम गाएंगे या बार बार हम उसको बजाएंगे। तो उसका रिवीजन भी होते रहना पड़ता है। तो इसी तरीके से, अब ये मैं उदाहरण क्यों दे रही हूँ, क्योंकि बहुत से राग हैं, इन रागों के स्वरूप को याद रखना जो है वो संभव नहीं है। जो राग बहुत पॉपुलर हैं, जो राग बहुत गाए बजाए जाते हैं, या हम कहें जो विश्वविद्यालय स्तर पर, गुरु शिष्य परंपरा के स्तर पर या एकेडमीज़ हैं उन पर, वहाँ पर जो है जिन रागों का शिक्षण होता है या कोई सिलेबस को हम फॉलो कर रहे हैं, उस पे जो उस पाठ्यक्रम के अनुसार जो राग हैं उनका जो उसको हमें फॉलो करना, तो हमें उन राग को करना पड़ता है। तो वो राग बार बार रिवाइज होते हैं, उन रागों को बार बार गाया जाता है, बजाया जाता है, तो राग सहज उस पर अभ्यास रहता है। लेकिन कुछ ऐसे राग हैं जिन पे कि अभ्यास नहीं होता, या जिनको जो शायद सिलेबस में नहीं है, या कहें कि उसकी तालीम या उसका अभ्यास या उसका कहते हैं ना, हम रिवीजन उसका नहीं कर पाए किसी कारण। तो कैसे हम याद रखेंगे उस राग को, उस राग के स्वरूप को कैसे याद रखेंगे? तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेल वर्गीकरण या थाट वर्गीकरण किया गया। और इस वर्गीकरण को जब आगे चलकर इस समय के जो हम जिस वर्गीकरण को लेते हैं, विशेषकर थाट की बात करें या मेल की बात करें, तो वो अभी इस समय एट प्रेजेंट 10 थाट जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है, उसी के अंतर्गत वर्गीकरण किया जाता है, वो सभी ने उसको मान्यता दी है। लेकिन थोड़े से इसके इतिहास को भी देखते हैं। इसके इतिहास में भी हम देखें तो हमें भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में जाति गायन का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार से वर्णन मतंग मुनि जो है उन्होंने राग की परिभाषा तो दी है, लेकिन उस समय तक जो है जाति गायन ही ज़्यादा पॉपुलर था। तो कहीं ना कहीं रागों का जो निर्माण है, राग जो आगे आए, वो इन जातियों से ही प्रभावित होकर आए। जैसे कि हम गायन शैली में लेते हैं तो ध्रुपद परंपरा से ही प्रभावित होकर ख्याल आया, ध्रुपद को ही फॉलो करते हैं, और वादन में भी गायकी को फॉलो करते हैं तो ध्रुपद परंपरा से ही उसको चलते हैं। तो इसी प्रकार से जब ये जाति गायन जो था, तो जाति गायन से ही प्रभावित होकर आगे राग जो है वो आए होंगे, ऐसा विद्वानों का मत है। राग का सबसे पहले जो वर्णन या हम कहें कि राग की जो परिभाषा मिलती है, वो सर्वप्रथम बृहददेशी में मतंग मुनि द्वारा की गई है। मतंग मुनि क्या कहते हैं राग को लेकर? वो कहते हैं, यो असौ ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषितः रंजको जनचित्तानाम सच राग उदाहृत। यानी कि स्वर वर्ण से विभूषित एक ऐसी रचना जो जन के चित्त का रंजन करे, वो राग है। वो कहते हैं कि वर्ण क्या चीज़ है? गाने की प्रत्यक्ष क्रिया को वर्ण कहा जाता है। यानी जो गा रहे हैं उसकी वो क्रिया क्या हो रही है, क्या चल रहा है वो गाने में। स्वर तो वही सारे गा मा पा धा नी जो 7 स्वर हैं। हाँ, उसके विकृत रूप को यदि लिया है तो 12 स्वर हो गए, कोमल और तीव्र मिला के। उन स्वरों को गाने की जो क्रिया है, जो प्रत्यक्ष सामने हो रही है, उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्ण जो है वो 4 प्रकार के बताए गए हैं। मतंग मुनि ने भी उसका वर्णन किया है। पहला है स्थाई, यानी एक स्वर को बार बार गाना। दूसरा है आरोही, यानी क्रम के अनुसार नीचे से स्वरों को ऊपर तक जाना। यानी कि जैसे हम कहें सा रे गा मा पा धा नी, ये हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इसको कहते हैं आरोहण, आरोह। और स्थाई जो इससे पहले बताया, एक स्वर पर बार बार रुकना, सा 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 सा, रे 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 रे, गा 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 गा, मा 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 मा। तो ये एक स्वर को बार बार हम गा रहे हैं या बजा रहे हैं, उसको हम कहते हैं स्थाई। आरोह मैंने आपको बताया, क्रम से नीचे से स्वरों को ऊपर तक गाना। अवरोही क्रम उसका उल्टा, सा नी
नी धा पा मा ग रे सा, ये अवरोह है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, ऊपर से नीचे की तरफ आना, लेकिन क्रम के अनुसार आना, ये अवरोहण। अब आरोही और अवरोही वर्ण हो गए, स्थायी वर्ण हो गया। एक वर्ण आता है उसको कहते हैं संचारी, यानी मिक्सचर, कहीं पर स्थायी दिख रहा है, कहीं पे आरोह दिख रहा है, कहीं पे अवरोह दिख रहा है, इन तीनों का जो सम्मिश्रण होता है उसको हम संचारी कहते हैं। ये 4 वर्ण है, जैसे सा रे 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 गा मा ग रे गा मा पा पा प ध नी दा ध नी सा, उसको हमने कहीं पे स्थायी वर्ण लिया, कहीं पे आरोह लिया, कहीं पे अवरोह लिया, तो इसको, इसका जो मिक्सचर है इसको हम कहते हैं संचारी वर्ण। तो यानी वर्ण से स्वर और वर्ण, स्वरों से ही वर्ण बना, स्वर और वर्ण, इन्हीं स्वरों की जो प्रत्यक्ष क्रिया हो रही, यानी जो प्रैक्टिकली जो हम इन स्वरों को इस्तेमाल कर रहे हैं, किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, कि आरोह रूप में कर रहे हैं, कि अवरोह में कर रहे हैं, स्थायी कर रहे हैं या संचारी कर रहे हैं, तो ये जो इस्तेमाल हो रहे हैं स्वर, इसका जो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट, क्रियात्मक रूप में जो प्रयोग हो रहा है उसको हम कहते हैं वर्ण। और एक सुंदर परिभाषा के अतिरिक्त हम इसको यदि समझें तो हम ऐसे कहें कि स्वरों से लेके एक डिज़ाइन जो बनाया जा रहा है, वो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर को लेकर जो डिज़ाइन बनाया जा रहा है, उससे जो एक रचना होती है, उस रचना को जब हम गाएं या हम बजाएं उसको, तो हमको वो हमारे हृदय को आनंद प्रदान करे, हमारे हृदय का रंजन करे, चित्त का रंजन करे। जन चित्ता नाम रंजको जन चित्ता नाम, यानी रंजन प्रदान करे, किसको? जन, लोगों के हृदय चित्त को जो प्रदान करे, ऐसी रचना को हम राग कहते हैं। तो ये राग की परिभाषा हो गई। अब जैसे मैंने कहा कि ठाट और आश्रित राग ये हमारा विषय है। इतने सारे रागों को याद करना जो है मुश्किल था, तो उसका एक आसान तरीका सोचा, या उसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, या उसको कहीं ना कहीं तो क्लासिफाई करना ही पड़ेगा ना, उसको याद करने के लिए। तो पंडित वेंकटमखी, उन्होंने चतुर्दंडिक प्रकाशिका ये ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ में उन्होंने 72 मेल या ठाट जिसे कहा जाए, 72 कैटेगरीज इनका वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने 12 स्वर यानी कि 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर मिला के 12 स्वरों की से पर जो है ये आधारित थे। और इसमें सभी रागों को उन्होंने डिवाइड किया, है ना, जो उस समय पॉपुलर राग थे उन सब का डिवीज़न किया 72, जिसमें से 19 तो उन्होंने प्रयोग किए हैं, 19 का प्रयोग बराबर होता रहा। तो 72 क्लासिफिकेशन या 72 कैटेगरीज कहे, 72 मेल कहा उन्होंने, जिनको आगे ठाट, मेल और ठाट एक ही चीज़ है। तो 72 मेलों को भी याद करना, उनके स्वरूप को भी याद करके रखना थोड़ा सा मुश्किल है। चाहे हम उसको रिटर्न फॉर्म में तो चले फिर भी कर ले, लेकिन प्रैक्टिकली उसको एक लंबे समय तक याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, और विद्यार्थियों के लिए ये इतना सहज नहीं है। तो ये चलता रहा, लेकिन आगे चल के आधुनिक भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक नाम आता है पंडित भातखंडे। उन्होंने इसको एक नया एक वर्गीकरण दिया, जहाँ पर उन्होंने 10 प्रकार के ठाटों का नाम दिया, 10 प्रकार की कैटेगरीज बनाई। अब 10 प्रकार की कैटेगरीज तो 10 फिंगर्स में हम आराम से उसको याद कर लेते हैं, ये तो बहुत ही सहज हो गया। जब ठाटों के नाम याद हैं तो हम उसके स्वरों के भी स्वरूप भी याद हो जाएंगे हमें, क्योंकि ठाट में तो सिर्फ मात्र आरोह है, अवरोह भी नहीं है। तो उसमें आरोह में स्वर किस स्वरूप में है, क्या वो कोमल है, क्या वो तीव्र है, क्या वो शुद्ध है। तो ये इन ठाटों में जो प्रत्येक ठाट का अपना एक स्वरूप था, उस स्वरूप में शुद्ध, कोमल और तीव्र स्वर जो थे वो आते थे। हालांकि ठाट में 7 स्वर थे, ऐसा नहीं कि वो 6 स्वर थे या 5 स्वर थे, या इसमें 7 स्वर थे। तो ठाट की एक कंडीशन है कि ठाट में 7 स्वर होने चाहिए, और ठाट जो है वो कभी रंजकता प्रदान नहीं करता, यानी इट इज़ नेवर वेरी इंटरेस्टिंग, या कहा जाए कि
यू कैन नॉट फाइंड मेलोडी। आप उसको गा तो रहे हैं लेकिन एक उसमें जो कहते हैं ना, एक हमने कोई धुन सुनी, हमने किसी राग का आलाप सुना तो हमें एक अलग तरह की अनुभूति हुई, रस का की अभिव्यक्ति हुई, भाव की अभिव्यक्ति। यहाँ भाव वगैरह कुछ नहीं, टेक्निकली है कि सा रे गा मा पा धा नी। तो ये इसमें आप कितनी बार गाएंगे? सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी, कितनी बार गाएंगे? बिलावल ठाट का स्वरूप है ये, उसके स्वर हैं। तो यहाँ पर रंजकता का मतलब ही नहीं है, भाव भी नहीं आ रहा कुछ, इसमें सिर्फ एक टेक्निकलिटी नज़र आ रही है कि हाँ इस थाट में ये स्वर हैं। इन स्वरों का ऐसा स्वरूप है कि कोमल है या तीव्र है या शुद्ध है, ये स्वरूप थाटों से दिखते हैं। अब थाट में स्वाभाविक रंजकता नहीं है, भाव का कोई मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ आपको बता रहे कि हाँ इस थाट में ये स्वर हैं। अब थाटों के अंतर्गत रागों का वर्गीकरण किया गया, यानी रागों को क्लासिफाई किया गया है। इन थाटों को, ये थाट जो है 10 बताए, 10 विध थाट वर्गीकरण, 10 विधि से थाटों का वर्ग, ये 10 थाट बताए गए। अब इन 10 थाटों में रागों को अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया गया। आज का जो विषय है आश्रित राग, ठाट और आश्रित राग। अब मैं इस बात पर आती हूँ कि आश्रित राग क्या है और ठाट से उनका क्या संबंध है। देखिए ऐसी 10 कैटेगरीज तो बना दी, अब इनके नामकरण की बात आई कि इन वर्गों को नाम क्या दिया जाए। तो नाम जो है ये देखा गया कि जैसे सपोज पहला वर्ग है जिसमें कोई भी स्वर जो है वो न कोमल है न तीव्र है, शुद्ध है, सारे स्वर शुद्ध हैं, यानी सातों के सातों शुद्ध हैं। तो ये देखा गया कि एक राग है जिसका नाम है राग बिलावल, और इस राग में सारे जो स्वर हैं वो शुद्ध हैं, कोई कोमल नहीं है, कोई तीव्र नहीं, सारे स्वर शुद्ध हैं। तो ये मैच किया गया कि बिलावल और ये पहली कैटेगरी, इन दोनों के स्वर सेम हैं। तो इस कैटेगरी ने बिलावल का नाम जो है वो बोरो कर लिया, यानी बिलावल का नाम पर ही अपना नामकरण कर दिया। तो उसको ठाट बिलावल के नाम से जाना जाने लगा। और यही विषय है आज का, क्योंकि जो ठाट राग पद्धति की जो हमारी श्रृंखला चल रही है, बहुत से विद्यार्थियों ने जिज्ञासावश ये चीज़ पूछी कि ऐसा आश्रित राग बोला जाता है तो ऐसा क्यों हुआ। तो शायद उस समय जो वर्गीकरण किया जा रहा था, ये देखा गया कि ये बिलावल, मैं उदाहरण दे रही हूँ कि पहली कैटेगरी में सातों स्वर शुद्ध हैं, तो सातों स्वर शुद्ध हैं, तो एक राग है राग बिलावल, उसमें भी तो सातों स्वर शुद्ध हैं। तो ये सोचा होगा क्यों एक नया नाम देने की बजाय उस राग के नाम पर ही इस थाट को नाम दे दिया जाए। तो वो जो ठाट था उसने बिलावल से नाम ले लिया। तो जो राग, जिस थाट ने जिस राग से नाम लिया है, जिसका नामकरण जिस राग के आधार पर हुआ है, उस राग को कहते हैं आश्रित राग, आश्रय राग। आश्रय राग यानी कि उस पर आश्रित है उसका नाम, ठाट का नाम। तो आश्रय राग, आश्रय देने वाला राग, नाम का आश्रय दे रहा है वो। इसी प्रकार से जो 10 थाट बताए हैं उस थाट के नाम पे राग है। और आप देखिए उस राग का जो स्वरूप है, जो उसमें स्वर मुख्य रूप से जो प्रयोग होते हैं, वो थाट में भी वैसे ही हैं। जैसे कि खमाज ठाट की बात करें, बिलावल की बात कर ली। खमाज ठाट में आप देखिए कि जब हम गाते तो निषाद जो है वो कोमल है ठाट के हिसाब से, तो सारे स्वर शुद्ध है, निषाद कोमल है। तो आज खमाज राग में भी देख लीजिए, हालांकि वर्तमान समय में जो मिश्र खमाज चल रहा है उसमें आरोह में तो शुद्ध निषाद लिया जाता है, अवरोह में कोमल, लेकिन जो शुद्ध तरीके से जो खमाज को गाया जाता था उसमें कोमल निषाद का ही प्रयोग है। तो ये उसका आश्रय देने वाला राग है, नाम का आश्रय देने वाला, उस पर वो आश्रित है, उसका नाम वहाँ से लिया गया है। तो इस प्रकार से 10 जो ठाट हैं उनका नामकरण जो है वो रागों से लिया गया, क्योंकि रागों से हूबहू उनका स्वरूप मिलता है।
भैरवी की बात करें, रेगा धानी, चारों स्वर कोमल है, तो भैरवी राग में ये चारों स्वर कोमल है, तो इसीलिए उस ठाट को का जो नाम है वो भैरवी के नाम से दे दिया गया। अब जैसे अब एक एक करके हम इसको लेके आगे चलते हैं कि पहले हम लेते हैं ठाट, जैसे ठाट बिलावल की हम बात करते हैं, तो बिलावल ठाट में सारे स्वर शुद्ध हैं, तो इसको थोड़ा सा गा कर देखते हैं। अब बिलावल ठाट की बात करते हैं। बिलावल ठाट का स्वरूप क्या है? सा सा रे गा मा पा धा नी। अब यदि हम उसमें तार सप्तक का सा लेते हैं तो सा, तो यानी नीचे से आरोहात्मक रूप में हमने सारे स्वर शुद्ध लिए हैं। ये बिलावल ठाट है। सा रे गा मा पा दा नी सा, बिलावल ठाट। अब हम बिलावल राग की बात करते हैं तो राग तो अलग है। राग में सारे शुद्ध स्वर हैं। सा गा म रे गा पा दा नी धा सा नी धा पा गा म रे गा पा म गा रे सा रे नी सा गा म रे गा पा गा म रे गा प दा नी नी दा पा प दा नी सा नी दा पा गा म रे गा पा म गा म रे सा। तो आप देखिए राग में तो उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं हम, ठाट में ऐसा नहीं है। तो यही इसी राग का, लेकिन जब हम राग की बात है, राग में आरोह और अवरोह का होना आवश्यक है, क्योंकि आरोह और अवरोह से तो राग में क्या स्वर प्रयोग हो रहे हैं, किस स्वरूप, किस रूप में, कोमल या तीव्र या शुद्ध, वो सब पता चलता है। तो इसीलिए राग में आरोह अवरोह जरूरी है। अब वहीं से मैच करके देखा कि भाई इस बिलावल नाम ले तो लिया, तो इसकी क्या वहाँ से क्या चीज़ कॉमन है? नाम के साथ साथ स्वर कॉमन है, या पहले स्वर देखे गए होंगे और फिर उसको उसका नाम दे दिया गया हो। तो ऐसे ही ये आश्रय राग जो हैं वो अपने आप में कहलाने लगे, क्योंकि उनके आश्रय पर ही वो ठाट का नाम है। अब दूसरा भी हम यदि ठाट देखें तो सा, खमाज ठाट की बात करते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, निषाद कोमल हो गया। सा रे गा मा पा दा नी सा। ये खमाज ठाट की बात करें। अब खमाज राग की बात करें तो राग अलग है। सा गा सा, सा
प ग म नि द, ग म नि द म प द म ग रे सा। तो आप सोचते होंगे कि राग में ऐसा क्या है, इस मतलब स्वरों के इस तरह के प्रयोग से तो एक अलग मूड बन रहा है, एक अलग भाव पैदा हो रहा है, एक अलग रस पैदा हो रहा है। बिल्कुल जो वहाँ पे शुष्क है, ठाट में शुष्क है, ठाट ने राग से नाम लिया इसलिए वो आश्रय राग कहलाया, लेकिन स्वरूप उसका ठाट में तो वो चीज़ उतनी विस्तार हम कर ही नहीं सकते, स्कोप ही नहीं है। लेकिन राग में तो स्कोप है, राग में उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सा गा सा ग म नि द म प द म ग रे सा। अब ये जो खमाज राग है, राग अलग है, राग के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे अगले श्रृंखला के अगले भाग में। तो यहाँ पे मुझे लगता है आपको समझ में आया कि ठाट अलग है और आश्रय राग जो है उनसे उनका क्या संबंध है। मात्र नाम का संबंध है, मात्र स्वरों का संबंध है। इसी को आगे और व्याख्या करेंगे हम इसके अगले भाग में। नमस्कार।